अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एमडी कैट फिज़िक्स के यूनिट 10 की टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। चूँकि फ़िज़िक्स के पार्ट 2 के आखिरी 4 चैप्टर्स के एक दो टॉपिक्स इंक्लूड थे, तो हमने इन चारों चैप्टर्स को मिला के एक सिंगल यूनिट, जिसको हम यूनिट नंबर 10 कह रहे हैं, उसका हिस्सा बना दिया। तो अगर अभी तक आपने कोई सॉल्व नहीं किया तो इस टेस्ट की डिस्कशन को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, इट विल आस्क यू टू लॉग इन। अगर आपने अकाउंट बनाया तो लॉग इन करें, अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो वहीं पे नीचे साइन अप का ऑप्शन होगा, साइन अप करें, अकाउंट बनाएं और उस टेस्ट को जाके पहले अटैम्प्ट करें, फिर इस डिस्कशन को देखें। बेसिकली मकसद ये है हमारा कि आप गलतियां करें, आप अपने माइंडसेट को याद रखें जो वो गलतियां करवा रहा था, और आप इस डिस्कशन को आके देखें कि आपने वो गलतियां क्यों की, ताकि आप आइंदा आने वाले टेस्टों में या जो आपके एक्चुअल एमडी कैट टेस्ट होंगे उनमें वो गलतियां ना दोहराएं। उसी के साथ हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर शोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज ट्रू फॉर वी डी सी द आउटपुट अक्रॉस सी डी। यानी कि वो ये पूछ रहा है कि आउटपुट अक्रॉस सी एंड डी क्या होगी। ठीक हो गया। तो हमें नज़र आ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर लगा, तो बेसिकली हम इसको एसी सोर्स ही लेंगे। तो अब होगा क्या, फॉरवर्ड जब सर्किट होगा तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज होगा और वो करंट को गो थ्रू होने देगा। तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा, अगर इनपुट फॉरवर्ड है तो हमारे पास आउटपुट भी फॉरवर्ड बाइज आएगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उसको ये गो थ्रू नहीं होने देगा, तो हमारा सर्किट ब्रेक होगा। तो यानी कि उस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पोटेंशियल जीरो आएगा। फिर दोबारा पॉजिटिव हाफ वेव, तो हमारे पास दोबारा पॉजिटिव हाफ वेव आएगी। तो हमारा जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, बल्कि डी में है। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ ओनली सूटेबल फॉर। तो हाफ वेव जो रेक्टिफायर है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम ना तो उससे रेडियो ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही हम डीसी मोटर ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जर्क आएंगे। ठीक हो गया। तो हम सिर्फ बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टू रिड्यूस द रिपल इफेक्ट इन द आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर वी शुड यूज़। तो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर होती है वो हमारे पास कैसी होती है, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती है। ठीक है। तो अब इसकी रिपल्स को कम करने को ख़त्म करने के लिए हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डीसी आउटपुट हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो आपकी बुक में डिटेल में डिस्कस नहीं करता, वो सिंपली आपको ये बताता है कि हम एक सर्किट यूज़ करते हैं जिसको हम फ़िल्टर सर्किट बोलते हैं, जो कि हमें ये काम देता है। वो काम कैसे करता है इसकी किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है। तो आपके वो स्कोर से आउट, यानी कि आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है। वो सिंपली ये बताता है कि आप फ़िल्टर सर्किट हम यूज़ करते हैं। अब वो बेसिकली करता है क्या, वो वहाँ पे इंडक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडक्टर्स पावर को स्टोर करते हैं और वो जब पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो वो उसको छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास एक कह लो कि लीनियर आउटपुट वेव आपको मिल जाए। लेकिन खैर ये चीज़ आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है, तो सिंपली एक हम फ़िल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। AC voltage is fed into a single diode rectifier. The output of the rectifier is। तो सिंपली हमने पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था कि सिंगल डायोड लगा हुआ है। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर सर्किट है, ये हमारा AC सोर्स है, ये हमारा डायोड है और ये हमारा एक रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस हमने आउटपुट देखनी है। तो अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है तो फॉर पॉजिटिव साइकिल हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल को ये गो थ्रू नहीं होने देगा। तो हमारी जो आउटपुट होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज। तो ये हमें चार्ली में मौजूद है हमारे पास। इन फॉरवर्ड बायस द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो कम हो जाता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में या नेगेटिव बायसिंग में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट पास थ्रू नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है कि डिक्रीज कर जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर। A particle which has zero rest mass and non-zero energy and momentum must travel with a speed। तो बेसिकली हमारे पास रेस्ट मास ज़ीरो है। ठीक है, और हमारे पास जो उसकी एनर्जी है वो नॉन ज़ीरो और मोमेंटम भी नॉन ज़ीरो है। तो वो बेसिकली होता क्या, ये फोटोन की ही एग्जैक्ट डेफिनेशन। और फोटोन किस स्पीड से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी के साथ। तो हमारे पास अल्फा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब फोटोन इन मोशन हैज़ अ मैस। तो एक फोटोन का मैस क्या होगा जबकि वो मोशन में होगा। तो हम इसको देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास एनर्जी की। अच्छा, जब भी आपके पास
कोई समझ ना आ रहा हो कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, जितनी भी उस चीज़ से रिलेटेड इक्वेशन होती हैं उनको लिख लो। अब फॉर एग्जांपल E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन है, ये लिख लेते हैं। उसी के अलावा हमारे पास हम इसको एम सी स्क्वेयर लिख सकते हैं ई को, क्यों? क्योंकि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमें मैथ्स चाहिए, तो सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एच एफ डिवाइड बाई सी स्क्वेयर हो जाएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है। और आप ऑप्शंस को भी देख के देख सकते हो कि एच एफ यूज़ हो रहा था, एच एफ वाली कौन सी इक्वेशन है, ई इज इक्वल्स टू एच एफ, और आपके पास सी स्क्वेयर यूज़ हो रहा है और एम आपको चाहिए, तो वहाँ से ई इज इक्वल्स टू एम सी वाली भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाली इक्वेशन भी हमने यूज़ करनी है। तो इस तरह से एक टॉपिक से अगर कोई समझ नहीं आ रहा, जितनी इक्वेशन भी उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारी लिख लो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। There are n photons of frequency f1 in a beam of light. In an equally energetic beam, there are n2 photons of frequency f2. Then the correct relation will be. अब वो कह रहा है कि n1 photons है तो f1 फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी उतनी है, अगर n2 photons होंगे तो फ्रिक्वेंसी f2 हो जाएगी। तो बताओ कि गिवन में से करेक्ट रिलेशन कौन सा है हमारे पास। तो हम वंस अगेन हम ई एन जो होगा हमारे पास वो एन टाइम्स, यानी कि हर फोटोन जितने फोटोन्स हैं एन टाइम्स एच एफ होगा। ठीक हो गया। और उसी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल है दोनों की, तो हम लिख सकते हैं एन वन एच एफ वन इक्वल टू एन टू एच एफ टू। ठीक हो गया। अब हमें देखो उसने एन बाय एन वन और एन टू की रेशो सारी ऑप्शंस में दी हुई है, तो हम वही रेशो यहाँ पे भी बनाएंगे। हम एन वन बाय एन टू कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ टू बाय एफ वन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चार्ली। A material with a rest mass m naught is moving with a velocity of speed of light c. The associated de Broglie wavelength is given by. तो de Broglie wavelength हमारे पास होती क्या है असल में, वो हमारे पास होती है wavelength इक्वल होती है h बाय मोमेंटम। ठीक है, अब ये इक्वेशन कहाँ से है, बेसिकली हमारे पास जो होता है E इज इक्वल्स टू एच एफ होता है, और E को मैं एम वी स्क्वेयर लिख लूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं h और इसको मैं v बाय वेवलेंथ लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ, ठीक है, ये इससे कट गया, तो मैं वेवलेंथ को लिख सकता हूँ h बाय एम वी। तो इसी को वो मोमेंटम लिख रहा है, असल में p जो लिख रहा है वो मोमेंटम बेसिकली लिख रहा है इसको। तो ये इक्वेशन यहाँ से आई है। तो खैर हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। उसका जो अच्छा, अब जो ये मैस है ये हमारे पास ये रेस्ट मैस नहीं होता, ये रिलेटिव मैस होता है। अब रिलेटिव मैस और रेस्ट मैस में आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो हमें रिलेटिविटी के टॉपिक में दिया हुआ है कि रिलेटिव मैस इक्वल होता है रेस्ट मैस डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड, दोनों का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, यानी कि v भी हमारे पास c है, तो हम वो वैल्यू प्लग इन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसको हम इनफाइनाइट समथिंग डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि h डिवाइड बाय इनफाइनाइट इक्वल टू 0, यानी किसी भी चीज़ को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो वो 0 हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली इसको 0 ही रहने दो, और जब आप मोमेंटम को डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई होगा, तो समथिंग मल्टीप्लाइंग बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इज, तो हमारे पास वेवलेंथ अगर ये हो तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, तो सिंपली हमारे पास एनर्जी होती क्या है, एच एफ होती है। अब एफ को मैंने लिखना है वेवलेंथ की फॉर्म में, तो उसे मैं वी बाय वेवलेंथ लिख सकता हूँ, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा इज इक्वल्स टू सी, यानी कि फोटोन की अगर बात हो रही है तो उसकी वेलोसिटी सी होती है डिवाइड बाय वेवलेंथ, और एनर्जी क्या होगी इस केस में एच सी बाय वेवलेंथ, यानी कि चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। If E1, E2, E3 are the respective kinetic energies of an electron, alpha particle and a proton, each having same de Broglie wavelength, यानी कि वो कह रहा है कि एनर्जीज ये है, ये E1 जो है वो इलेक्ट्रॉन की है हमारे पास। ठीक हो गया। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल की है और ये हमारे पास प्रोटॉन की है। तो उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सेम है तीनों की, तो उनकी एनर्जीज़ का आपस में रिलेशन क्या होगा, कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है, तो हमने वो डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल होती है h बाय मोमेंटम की, यानी कि एम वी के। ठीक हो गया। अब इस केस में हमारे पास
वेवलेंथ तो कांस्टेंट है, ये उसने बताया। एच एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो एम वी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर कांस्टेंट कह रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है तीनों पार्टिकल्स का, ठीक हो गया। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं रिलेशन बना सकता हूँ कि मैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक हो गया। तो अगर मैं ये रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज देखूँ, अगर मैं m1 देखूँ तो वो इलेक्ट्रॉन का मैस है, ठीक है, वो सबसे कम होगा हमारे पास, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मैस अल्फ़ा पार्टिकल का होगा या प्रोटॉन का होगा, ठीक है, प्रोटॉन का मैस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मैस होगा वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल का होगा, ठीक हो गया। यानी कि ये इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो इसलिए मैसेज का ये रिलेशन है। तो अगर मैसेज का ये रिलेशन है तो वेलोसिटीज़ का क्या रिलेशन होगा, v1 सबसे ज़्यादा होगी, v3 उससे कम होगी और v2 सबसे कम होगी, ठीक हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से अब आगे हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एनर्जीज़ की रेशो बतानी है उसे। तो हम एनर्जी को इक्वल लिख सकते हैं mv², ठीक हो गया। और पार्टी ठीक हो गया, एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, आप इसको इजिकल्स टू mc² भी रखते तो तब भी ठीक यही बनना था। तो इसको हम कर सकते हैं mv मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वेयर को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि पूरी टर्म ही हमारे पास कांस्टेंट है। तो एनर्जी का हम वेलोसिटी के साथ अगर रिलेशन बनाएं तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक हो गया। तो अगर तो इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है तो यानी कि मकसद ये है कि जो एनर्जीज़ कि जो हमारे पास रिलेशन, जो वेलोसिटीज़ का रिलेशन है वही हमारे पास एनर्जी का भी रिलेशन आएगा। तो हम यानी कि E1 सबसे बड़ी है, फिर E3 है, फिर E2 है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा में मौजूद है। वंस अगेन एक टॉपिक से रिलेटेड डी ब्रोगली वाली इक्वेशन लिखी, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर एनर्जी की या तो ये इक्वेशन लिख लो या फिर आप E=mc² के v² यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो भी आप आंसर को अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। तो जितनी भी एक टॉपिक से रिलेटेड इक्वेशन है वो सारी एक दफ़ा लिख लो और उनको देखो कि मैं आपस में किस तरह से उनको रिलेट कर सकता हूँ, तो इसी तरह ये आप आंसर को अप्रोच करोगे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, जिसका मैस अगर हम m लें तो, एंड अल्फा पार्टिकल जिसका मैस हम 4m ले सकते हैं क्योंकि वो टू प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, और कह रहा है कि उनकी एनर्जीज सेम है हमारे पास। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिख सकते हैं h बाय मोमेंटम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास h तो कांस्टेंट है, तो m भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। हमने बेसिकली करना क्या है, हमने वेवलेंथ का रिलेशन बनाना है मैस के साथ, ठीक हो गया। वेलोसिटीज़ तो दोनों के डिफरेंट है, हमारे पास मोमेंटम दोनों का सेम है, ठीक हो गया। सॉरी नहीं, मोमेंटम भी हमारे पास सेम नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ हमें प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की पता है वो मैस पता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता उन दोनों का। एनर्जीज हमें पता सेम है, उसको हम बाद में यूटिलाइज़ करेंगे। तो खैर यहाँ पे हमने कोई ऐसा वेवलेंथ का रिलेशन बनाना है कि जो कि मैस के साथ रिलेट कर रहा हो, ठीक हो गया। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, दोनों केस में डिफरेंट है। तो अभी हम वो रिलेशन कैसे बनाएंगे, हमें उसने दूसरा पॉइंट दिया कि एनर्जीज उनकी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर पार्टिकल, द सेकंड पार्टिकल। अब यानी कि दोनों की एनर्जीज हमारे पास सेम है, तो 1/2 mv² इज इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पे अगर हम v को एक साइड पे रखें तो हम दूसरी तरफ ये रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, बन गया हमारे पास रिलेशन। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस v को या इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो हमने वेवलेंथ में वही वैल्यू पुट की h/m, और v डिवाइड हो रहा था तो इस रिलेशन को हमने उल्टा करके लिख दिया कि m/2e और होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इस m को मैं √m मल्टीप्लाई बाई √m लिख सकता हूँ, ठीक है। वो लिखा क्यों, ताकि ये m इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। पीछे हमारे पास क्या रिलेशन बचा, वेवलेंथ इक्वल है h/√m मल्टीप्लाई बाय 2e, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास h कांस्टेंट है, हमारे पास एनर्जी कांस्टेंट है, तो वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या बना वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ m के, ठीक हो गया। तो हमारे हम यही चाह रहे थे कि हमारा वेवलेंथ का मैस के साथ कुछ रिलेशन बन जाए जिसको हम यूज़ कर सकें। तो हमने सिंपली दोनों के मैसेज पुट किए, यानी कि
वेवलेंथ ऑफ 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ 2 डिवाइड बाय मास ऑफ 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ प्लग इन की तो मास ऑफ 2 हमारे पास 4 m है और ये हमारे पास 1 m है, m से कट गया और हमारे पास 2/1 आ जाएगा जो कि अल्फा में मौजूद है कि 2:1। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ट्रीट इलेक्ट्रॉन्स एज, तो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस किस तरह से ट्रीट करता था इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हो या आपके पास प्रोटॉन्स हो, वो उनको एज अ वेव डील करता है। तो यहाँ पे बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एज अ पार्टिकल वो उनको डील नहीं था करता। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻29। इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। अब उसने हमें मोमेंटम दिया हुआ है और वो हमसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम एक तो हमारे पास मोमेंटम है, एक तो हम डी ब्रोगले वेवलेंथ वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी है या ई इज इक्वल्स टू एच एफ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक हो गया। तो अब इनको हमने किसी तरीके से यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले ई इज इक्वल्स टू एच एफ से स्टार्ट करेंगे और उसको किसी तरीके मोमेंटम की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक हो गया। तो खैर ई इज इक्वल्स टू एच एफ है हमारे पास। अब मोमेंटम को हमने किसी तरीके से यूज़ करना, तो मोमेंटम को हम कैसे लाएं। हम ई को इक्वल लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर के, ठीक है। हम बेसिकली डी ब्रोगले ही एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने। इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। हमने इसको बेसिकली लिख दिया था एम सी यानी कि एक वेलोसिटी और दूसरी ये वेलोसिटी, तो हमने पी सी डिवाइड बाई एच लिख दिया। इसको एच इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू फ्रिक्वेंसी हो गया हमारे पास। तो हमें अब इस वक्त मोमेंटम की भी वैल्यू पता है, हमें सी की वैल्यू भी पता है और हमें एच की वैल्यू भी पता है, ठीक है। फोटोन है तो फोटोन की जो वेलोसिटी है वो सी ही होगी, इसलिए हमें ये सी पता था, तो इसलिए हमें मोमेंटम पता है। तो खैर अब हम फ्रीक्वेंसी के लिए इन तीनों की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसको सॉल्व करने से, ठीक हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो आपके 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻34 होती है, ठीक हो गया। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, दो पे डिवाइड हो जाएंगे, 1 ज़ार ये 2 ज़ार ये, ठीक हो गया। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये 3 ऐसे कैसे रहे, हम लिख लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 10⁻29, ठीक हो गया। +8, ये प्लस ऊपर ही है तो +8 हो जाएगा। 34 नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 34 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़, 3/2 देख के आपको पता चल रहा है कि ये 1.5 आता है, तो 1.5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक हो गया। अगर दो ऑप्शन में होता तो फिर आप आगे सॉल्व करते, यहाँ पे आप डायरेक्ट डेल्टा को मार्क कर सकते हो। बाकी हम कंफर्म कर लेते हैं कि यही है कि नहीं। तो 29 इसको सॉल्व करेंगे 10⁻11 हो जाएगा, तो यही हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, तो डेल्टा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। विद द इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव एनर्जी लेवल्स इज, तो वो कह रहा है कि क्वांटम नंबर के इंक्रीज होने से हमारे पास जो कंसेक्टिव एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें क्या रिलेशन क्या होगा या क्या ट्रेंड होगा, क्या वो सेम रहेंगे, क्या वो डिक्रीज़ करेंगे या वो इंक्रीज़ करेंगे या कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़ करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, बेसिकली क्वांटम नंबर के हिसाब से जो एनर्जी होती है हमारे पास वो ई एन इज इक्वल्स टू नेगेटिव एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल या बेस लेवल होता है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी होती है डिवाइड बाय क्वांटम नंबर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर होता है। तो इसलिए कहना क्या जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक हो गया, किसी भी एलिमेंट के, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक हो गया। अब जो ये एनर्जी है ये पहले पार्टिकल में अगर पहले जो ऑर्बिट है उसमें अगर एन की वैल्यू 1 पुट करें तो वो एनर्जी आएगी हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास एनर्जी एट द सेकंड ऑर्बिट आ जाएगी, और अगर हम एन की वैल्यू 3 पुट करें तो एनर्जी एट द थर्ड ऑर्बिट आ जाएगी, ठीक है। अब वो जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इनके जो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है उसमें क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। पहले में तो हम कह सकते हैं कि 100% ऑफ द ई नॉट है। दूसरे में क्या होगी, डिवाइड बाय 4 है यानी कि 25% ऑफ द ई नॉट होगी, और तीसरे में डिवाइड बाय 9 है तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 या 11% ऑफ द ई नॉट है। तो अगर हम डिफरेंस देखें, पहले में हमारे पास डिफरेंस कितना है 75, दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा 14। डिफरेंस हमारे पास कम हो रहा है, तो वो बेसिकली यही तो हमसे पूछ रहा था कि जो कंजेक्टिव, ये दो कंजेक्टिव हैं, ये दो कंजेक्टिव हैं, ये दो कंजेक्टिव हैं,
तो इनमें क्या ट्रेंड फॉलो क्या होता है, तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम कंसेक्टिवली आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारे पास कम होता जाएगा। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स रेज, तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है गिवन हमारे पास ट्रू है। ठीक हो गया। तो पहली, देयर एनर्जी डिपेंड अपॉन द एक्सलेशन ऑफ द वोल्टेज, तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है। द फोटोन ऑफ वेवलेंथ मिनिमम बिलोंग्स टू दैम, जो मिनिमम फोटोन्स ऑफ होते हैं तो वो क्या एक्सरेज ही होते हैं? नहीं, वो एक्सरेज हमारे पास हमें फोटोन्स विजिबल स्पेक्ट्रम में भी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। देयर स्पीड डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल, तो फोटोन की स्पीड हमेशा सी ही होगी, वो टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, तो चार्ली भी गलत है हमारे पास। डेल्टा अगर हम देखें, देयर इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द फिलामेंट करंट, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो डेल्टा यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास। द वेवलेंथ ऑफ कॉन्टीन्यूस एक्सरेज इज प्रोपोर्शनल टू, तो वेवलेंथ वो कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस एक्सरेज की किसके साथ प्रोपोर्शनल होंगी, तो वेवलेंथ बेसिकली एक फोटोन है, तो फोटोन के लिए हमारे पास रिलेशन है H इज इक्वस टू ई इज इक्वस टू एच सी डिवाइड बाई एफ। ये बेसिकली कहाँ से है हमारे पास इज इक्वस टू एच एफ होता है, और एफ को मैं लिख सकता हूँ सी बाय वेवलेंथ, यानी कि सी यानी कि वेलोसिटी, तो वहाँ से ये रिलेशन है हमारे पास। अब हमने वेवलेंथ को, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यानी कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, और एनर्जी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम, और वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें एक दूसरे से। तो यहाँ पे डेल्टा में हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैकिंग द टारगेट। In a X-ray tube, electrons of high energy are incident on a target of tungsten. Which one of the following three statements are correct? पहली statement क्या है हमारे पास? All energies is converted into X-rays, तो क्या सारी की सारी एनर्जी X-rays में कन्वर्ट हो जाती है? तो नहीं, देर इज़ सम हीट लॉसेज इन्वॉल्व। ठीक है, तो उस सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। तो जिस जिस ऑप्शन में कह रहे हैं कि पहली ऑप्शन करेक्ट है, तो वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब पीछे दो ऑप्शंस बच गए। दूसरी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द मैक्सिमम एक्सरेज फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन्ड इज़ ई बाई एच, तो वो हमें कह रहा है कि जो मैक्सिमम हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो ई बाई एच है, तो हम इसको देख लेते हैं। ई इज इक्वस टू एच एफ होता है, तो हमारे पास एफ इज इक्वस टू ई बाई एच हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास करेक्ट है कि एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय टंगस्टन मेटल, तो हमारे पास बीटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एक्सरे हैज़ हाईएस्ट इंटेंसिटी, तो हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी होगी? तो आपकी बुक में वो एक ग्राफ मेंशन करता है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, तो उसमें वो उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि उसमें जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है कि एक दो पीक्स हमें मिलती हैं। जो पहली पीक मिलती है वो हमारे पास बीटा पार्टिकल की होती है, और जो सेकंड पीक होती है वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। An electron accelerated through a potential difference of 50 किलोवाट will gain kinetic energy of, तो 50 किलोवाट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया गया है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलेरेट करने के लिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन क्या होगा? तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की एक इक्वेशन है, वो है हमारे पास ई वी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ठीक हो गया। अब हम अगर इसको रीअरेंज करें वर्क डन के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी हो जाएगा, और वर्क डन यानी कि एनर्जी है, तो यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, के इज इक्वल्स टू क्यू वी। अब वैल्यूज़ हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर नेगेटिव 19 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर 4, हमने इसको 10 रेस्ट पावर 4 कर दिया। अब यहाँ पे वो इसको ई ही रहने दे रहा, तो हम इसको ई ही रहने देंगे, और 50 के वी आ जाएगा, यानी कि 50 के ई वी हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन आ जाएगा, तो अल्फ़ा में वो मौजूद है। एनर्जी ऑर्डर ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे आर, तो एनर्जी ऑर्डर क्या कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर सबसे कम, तो हमारे पास जो एनर्जी ऑर्डर है वो गैमा रेस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की, तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इन कोलाइड ट्यूब टारगेट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, तो जो टारगेट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। एक तो उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि वो मेल्ट ना करे, जितनी ज़्यादा हीट उसमें अब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे बीटा चार डेल्टा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमैन सीरीज इज़, तो लेमैन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी आपको एक क्वेश्चन बता, आप वो सबसे पहले लिख लो। तो हमें पता है कि लेमैन यानी कि जितनी भी ये सीरीज़ है उनके जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर, और 1/n1। n1 हमारे पास वो ऑर्बिट है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 वो ऑर्बिट है जहाँ से आता है। ठीक हो गया? तो लेमैन के केस में हमारे पास जो n1 है वो 1 हो जाता है। ठीक है? अब हमसे जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? जब हम n1 को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब वो हमें क्या कह रहा है कि उसे वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम चाहिए, यानी कि उसे ये मैक्सिमम चाहिए। ठीक है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके कि 1 डिवाइड बाय दिस है। तो हमें जो ये वाला फैक्टर है, ठीक है, ये हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है? ये पूरा फैक्टर। अब यहाँ पे जो आर है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने इसी में चेंजेस लाने हैं एन की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करके। तो हमने चेंजेस किस तरह से लाने हैं कि जो ये फैक्टर है ये हमारे पास मिनिमम हो। ठीक है? अब इसको मिनिमम करने के लिए हमें 1 माइनस ही है, तो ये 1 के जितना क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये नंबर मिनिमम होगा। तो 1 के क्लोज ये कब होगा? n की वैल्यू या तो हम 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में से पहले ऑर्बिट में आ रहा है 3 या 4 या 5 ऑनवर्ड्स। ठीक हो गया? तो n की वैल्यू हम अगर 2 पुट करें तो वो 1 के क्लोजेस्ट आता है। ठीक है? जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो हमें यहाँ पे n को क्लोज टू 1 करने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर, और ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा। तो अब वेवलेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी? वो इक्वल हो जाएगी 4/3 आर के। तो ये हमारे पास अल्फा में मौजूद है। एन एटम इज एक्साइटेड टू एन एनर्जी लेवल E1 फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट E0, यानी कि उसको E0 से E1 में लेके गया। तो वो कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज, तो वेवलेंथ की क्या रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास? अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखो तो आपको E0 माइनस E1 इस तरह का एक और साथ आपको HC नज़र आ रहा है। तो हमें कुछ इस तरह का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी एमिटेड होगी वो इक्वल होगी हमारे पास किसके? HF, यानी कि इसको हम ये एनर्जी होती है हमारे पास, तो ये इक्वल है E1 माइनस E0 के। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हम F को लिख सकते हैं C बाय वेवलेंथ। ठीक है? C बाय वेवलेंथ लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है? क्योंकि हमें वेवलेंथ की फॉर्म में कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम इसको वेवलेंथ बना देंगे। तो हम लिख देंगे HC डिवाइड बाय वेवलेंथ, और इसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। अब हमें वेवलेंथ चाहिए थी, तो हम सिंपली वेवलेंथ को उधर ले जाएंगे और उसको यहाँ पे ला के डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? HC डिवाइड बाय E1 माइनस E0। तो ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? हमारे पास डेल्टा में ऑप्शन मौजूद है। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हुआ। एक्सरेज आर नॉट यूज इन रिडार बिकॉज, तो एक्सरेज रिडार में क्यों यूज़ नहीं होती, इसकी वजह क्या है? इसलिए रिडार हमारा इस तरह से काम करता है, हमारा जो सोर्स है वो रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है? और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब ये जब इसे स्ट्राइक करती हैं तो ये इसे रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, और हम इस टाइम पीरियड को नोट करते हैं। एक्सरेज की चूँकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से जो अ, हमारा टारगेट है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है या पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो वो वापस नहीं आती सोर्स की तरफ। तो जिसकी वजह से हम इनको एज अ रिडार यूज़ नहीं कर सकते। हमें रिडार के लिए हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं जिनकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है कि एक्सरेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट। बीटा अगर आप देखो, बीटा बार ठीक कर रहा है, लेकिन अगर डैमेज हो भी, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं तो हमारा काम चलेगा, हम उसको एज अ रिडार यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ली में वो कह रहा है कि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय एयर, यानी कि बाय टारगेट नहीं बाय एयर, तो ये वजह भी नहीं है। हमें मेन मकसद हो कि वो टारगेट को रिफ्लेक्ट करके हैं, बाकी वो उससे डैमेज करें या पार्शली एब्जॉर्ब हों, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फा इसका इसलिए करेक्ट आंसर है। If the accelerating electron in the first interaction loses all of its energy in the target metal, the emitted X-ray photons has wavelength। तो वो कह रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी उसने लूज़ कर दी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हम ई भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है? वो हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होती है। तो यहीं से हम इसको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये हमारे पास ई हो जाएगा फोटोन के केस में, सॉरी इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज उसका। तो खैर, अब यहाँ से एनर्जी हमारे पास क्या है? एनर्जी को हम एच एफ लिख सकते हैं। ठीक है? और इक्वल्स टू ई वी हो गया।
अब वो हमसे मांग क्या रहा है कि वेवलेंथ मांग रहा है, तो हम फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी बाय वेवलेंथ। ठीक हो गया, तो हम लिख सकते हैं सी बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू ई वी। हमें वेवलेंथ चाहिए थी, तो हम ये सारा कुछ इस तरह से क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता है, हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में ई वी हर जगह आ रहा है, ठीक है, फिर एच आ रहा है, तो वहाँ से हमें पता चला कि हमने ये दो रिलेशन यूज़ करते हैं। तो खैर अब वेवलेंथ के लिए इसको सीधा करेंगे, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाई ई वी हो जाएगी। तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है, बीटा में, एच सी डिवाइड बाई ई वी। The Balmer series of hydrogen atom correspond to electronic transitions that terminates in the state of quantum number n is equals to 2। तो बार्मर सीरीज की उसने डेफिनेशन एक तरह से बता दी है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड इज, तो वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम कब होगी और वो क्या होगी। तो हमें रिलेशन पता है कि बार्मर सीरीज का रिलेशन क्या होगा हमारे पास, वो होता है 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ इक्वल्स टू आर 1 डिवाइड बाई एन वन स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एन टू स्क्वेयर। तो बार्मर सीरीज़ के केस में एन वन हमारे पास क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, और वो उसने हमें बताया भी हुआ है। उसके बाद अब अगर तो हम एन टू की वैल्यू 3 पुट करें, बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमें इस टर्म को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको मिनिमम करने के लिए ये डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हमें मिनिमम करने के लिए इस नंबर को क्लोजेस्ट लाना पड़ेगा। तो n की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, मान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 है, तो ये 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, तो हमें उनमें से कोई नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम n की वैल्यू 3 रखें और वो वैल्यू प्लग इन करें, तो हमारे पास ये मिनिमम आ जाएगा। तो हम उसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 36। और वेवलेंथ के लिए अब इसको सीधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 5 आर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा में मौजूद है, सॉरी बीटा में मौजूद है हमारे पास ये ऑप्शन, तो बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसने हमें ट्रांजिशंस दी हुई ऑप्शन में कि 2 से 1, 4 से 3, 3 से 1, 4 से 2, इनमें से किस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट उस केस में होगी कि हमें फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें लोएस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए। अब वेवलेंथ हमारे पास हाइड्रोजन एमिशंस के केस में क्या होती है, 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर, ये आपका गैस कॉन्स्टेंट वाला आ रहा है, और 1 डिवाइड बाई एन वन, यानी कि जिसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइड बाई एन टू जिससे आ रहा है। अब हमें इस टर्म को मैक्सिमम बनाने के लिए, ठीक है, ये मैक्सिमम तब होगी, ये से इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है, जब ये नंबर मिनिमम होगा, ठीक है, या क्लोज टू ज़ीरो कह लो, ठीक है। अब क्लोज टू ज़ीरो तो खैर उसने हमें लिमिट किया हुआ है कि इस से इसमें आ रहा है, तो हम अगर सारी वैल्यूज़ पुट करके देख लें जिसमें हमें मिनिमम ये टर्म मिल जाएगी, वो हमारा आंसर होगा। उसके अलावा हमने पीछे एक MCQ में देखा था कि ये फॉर एग्जांपल ये शेल्स हैं, ठीक है, तो जो कंजेक्टिव शेल्स होते हैं, हम जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। एनर्जी कम का मतलब है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी हमारे पास HF होती है, तो एनर्जी कम यानी कि फ्रीक्वेंसी कम। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे दूर वाले ट्रांजिशन कौन सी है, तो हमारे पास 3 to 4 है, तो बीटा करेक्ट आंसर। ये मैथमेटिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जिस तरह हम कंजेक्टिवली दूर जाते हैं, हमने पीछे एक MCQ में इस चीज़ समझी थी, तो आप ये सब करने के बजाय डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो कि 4 to 3 हमारे पास मिनिमम आएगी, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इन बार्मर सीरीज इज, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें चाहिए बार्मर सीरीज में। अब बार्मर सीरीज में हमारे पास वेवलेंथ की क्या फॉर्म होती है, 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ इज टू आर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन, जिस ऑर्बिट से हमारे पास आ रहा है क्वांटम नंबर हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमें ये मिनिमम चाहिए, ठीक है, उसने यही कहा ना शॉर्टेस्ट, तो उसके लिए हमें ये वाली टर्म मैक्सिमम चाहिए होगी। अब ये मैक्सिमम ये भी कांस्टेंट है हमारे पास, ये भी पूरी टर्म कांस्टेंट है, जो चीज़ डिसाइड कर रही है वो ये नंबर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को अगर हम क्लोज टू ज़ीरो ले जाएं, तो हमारे पास जो हमारे पास वेवलेंथ है वो मैक्सिमम आएगी। अब ये क्लोज टू ज़ीरो या ज़ीरो कब होगी, अगर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दें, तो क्या होगा,
एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये टर्म ही हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई वेव लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाय 4। तो हमारे पास मिनिमम वेव लेंथ क्या बनेगी, 4 बाय आर, जो कि हमारे पास अल्फा में मौजूद है। ठीक हो गया। विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसने हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए हैं, वो कह रहा है कि सेम न्यूट्रॉन्स किस में हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। तो किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल हम कार्बन 12 और 6 की एग्जांपल लें, तो जो ये नंबर है 6, ये हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन न्यूक्लियस होते हैं, और ये हमारे पास एटॉमिक मास होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। और एक न्यूट्रल एटम में हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं। खैर, इससे हमारा लेना देना नहीं, हमारा लेना देना इससे, तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो सिंपली अगर हम एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस कर दें तो हमारे पास पीछे सिर्फ एन रह जाएगा। ठीक है, तो हमने एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस करना है। तो हम बारी बारी सब में माइनस करके देख लेते हैं कि किस में दोनों एलिमेंट्स में सेम है। तो पहले केस में अगर हम देखें 6 माइनस 12 हमारे पास क्या बनता है 6, और 6 माइनस 14 हमारे पास बनता है 8। ठीक हो गया। और इसी तरह अगले केस में हमारे पास 23 में से माइनस करें 11 का, तो हमारे पास क्या बनता है 12, और 24 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 12। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं कि बाकियों के केस में क्या था। यहाँ पे 9 और हमारे पास 7 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 18 और हमारे पास 17 आ रहा है। तो बीटा हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम है। The nuclei which have different atomic numbers but equal atomic the nuclei which have different atomic number but equal number of neutrons are called। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो सेम है, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास आइसोटोन्स हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, हम बाकियों को भी देख लेते हैं। आइसोबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, तो हम उन्हें आइसोबर्स कहते हैं। आइंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कि उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें यानी कि सेम हो। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं कि सेम एटम होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कार्बन की एक एग्जांपल हमें मिलती है कि उसमें हमें आइसोटोप्स मिलते हैं, और भी बहुत से आइसोटोप्स हैं। तो कार्बन का फॉर एग्जांपल एक आइसोटोप है कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक मास एक का 13 है और एक का 12 है। और आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि वो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इसकी एग्जांपल भी ले लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल C4 और H10 की एग्जांपल है। ये ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, इसके दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो खैर इस केस में हमसे वो आइसोटॉन्स पूछ रहा था, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, तो ये खैर कह लो कि आपकी बुक में जो उसने रिलेशन दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है आपके पास 0.693, इस तरह से एक रिलेशन दिया है। उसने आपको कहा कि ये हमने कैलकुलस से निकाला है, तो खैर उसने आपको बताया नहीं है, तो ये एक तरह से कह लो कि आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन था। बेसिकली अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ 2 लें तो वो हमारे पास ये नंबर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फ़ा बनता है। The fraction of atom of radioactive element that decay in 6 days is 7/8, यानी वो कह रहा है कि 6 दिन में 7/8 डिके हो चुका है। द फ्रैक्शन दैट डिकेज इन 10 डेज विल बी, तो 10 दिन में कितना डिके होगा। तो बेसिकली अगर तो 6 दिन में इतना डिके हुआ है तो हमारे पास रह कितना गया है, हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो हमारे पास 1 माइनस 7/8 करेंगे तो वो 1/8 रह जाएगा। अब इसको करने का एक लॉजिकल तरीका और एक फार्मूला वाला तरीका दोनों समझाता हूँ क्या। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरा एलिमेंट था, ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद हाफ रह गया यानी कि 1/2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह गया, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह गया, यानी कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं उस पर टोटल 3। ठीक हो गया। या इसको आप इसी तरह से लिख सकते हो, आपके पास एक फार्मूला है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 1/2 रेज़्ड टू पावर n होता है। यहाँ पे n
हाफ लाइफ्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/8 है, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2⁻³ तो यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ उसकी पता चल रही हैं, ठीक हो गया। अब हाफ लाइफ हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें ये पता चल जाए कि 6 दिन में उसकी 3 हाफ लाइफ हुई हैं, तो उसकी हाफ लाइफ है कितनी। उसकी हाफ लाइफ हमारे पास असल में 2 दिन है, ठीक है। तो हमें उसकी हाफ लाइफ पता चल गई 2 दिन है, तो 10 दिन में कितनी हाफ लाइफ्स होंगी, 5, ठीक हो गया। हमें उसकी हाफ लाइफ्स पता चल गई, तो हम निकालेंगे कि वो 5 हाफ लाइफ्स में कितना डिके होने के बाद कितना रह जाएगा, बेसिकली ये रिमेनिंग का फार्मूला आपके पास। तो 5 हाफ लाइफ्स के बाद यानी कि 10 दिन के बाद जो वो रह जाएगा वो 1/2⁵ यानी कि 1/32 रह जाएगा। और इसको सिंपली हम डिके कितना हो गया, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिकेड आ जाएगा कि इतना डिके हो गया। ये हमारे पास रिमेनिंग है, 1 में से उसको माइनस करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक है, तो अगर ये डिके हो गया हमारे पास, तो बाकी जो ये सारा है ये हमारे पास रिमेनिंग है, तो यही हमने निकालना था। तो 1 में से 1/32 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31/32 आ जाएगा, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है। If 20 gram of radioactive element reduced to 10 gram in 4 minutes, then in what time will 80 gram of same substance reduce to 10 gram? तो खैर वो कह रहा है कि एक सब्सटेंस है वो 20 ग्राम से 10 ग्राम 4 मिनट में आया, तो हमें उसकी हाफ हुआ है, तो हमें उसकी हाफ लाइफ मिल गई जो कि 4 मिनट्स है। वो कह रहा है कि वही सब्सटेंस अगर 80 ग्राम हो तो वो 10 ग्राम कितनी देर में रहेगा। तो बेसिकली हमें हाफ लाइफ मिल गई कि हाफ लाइफ उसकी कितनी है, 4 मिनट्स, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। और पहले अगर हम देखें इनिशियली तो 80 ग्राम है, हाफ हुआ पहली हाफ लाइफ के बाद, तो कितना रह गया 40 ग्राम। उसके बाद हाफ हुआ तो कितना रह गया 20 ग्राम दूसरी हाफ लाइफ। तीसरी हाफ लाइफ हुई तो वो कितना रह गया 10 ग्राम, यानी कि 3 हाफ लाइफ्स गुजरेंगी तो वो 10 ग्राम रहेगा 80 ग्राम में से। तो सिंपली हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है। या फिर आप फार्मूले से अगर इसको करते तो 1/n⁻², ठीक है। तो बेसिकली रिमेन कितना है वो 180 में से 10 ग्राम रह रहे हैं, यानी कि 1/8 रिमेन कर रहा है। तो अब इसको अगर हम इक्वल रखें तो हमारे पास हाफ लाइफ्स कितनी बनती है, यहाँ पे 1/2⁻³ = 1/8 बनता है, तो हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ जाएंगी 3। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते थे। A radioactive nucleus become 1/64 in its initial value in 60 seconds. The half life of the nucleus is, तो वो सिंपली हमें क्या कह रहा है कि वो रह कितना गया, 1/64 रह गया, तो उसकी हाफ लाइफ बताओ। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 1/n⁻²n, और ये n हमारे पास हाफ लाइफ होती है। तो रिमेन कितना है, वो 1/64 रिमेन कर गया। तो हम 64 को 2 क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2⁶ लिख सकते हैं हम। तो हम 2⁶ लिख देंगे, और ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगी, इतनी हाफ लाइफ्स गुजरी हैं उसकी 6 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो उसकी एक हाफ लाइफ कितनी होगी 10 सेकंड, जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है। डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैव, तो डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की क्या चीज़ होगी, एक तो उनकी हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट होंगी। टोटल लाइफ उनकी क्या सेम होगी, तो टोटल लाइफ हर एलिमेंट की इनफाइनाइट होती है, तो वो भी सेम होगी। सेम हाफ लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, तो हमारे पास डेल्टा यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बोथ बी एंड सी। 1/8 of initial mass of certain radioactive isotope remain undecayed after 1 hour. The half life of the isotope in minutes is, तो सिंपली उसने हमें क्या बताया कि जो आइसोटोप था वो 1/8 रह गया आफ्टर कितने एन आर, ठीक है, अनडिकेड रह गया। तो हमारे पास 1 घंटे के बाद अनडिकेड यानी रिमेनिंग 1/8 है। तो हम निकालेंगे कि 1 घंटे में उसमें कितनी हाफ लाइफ गुजरी, तो हमारे पास रिमेनिंग यानी कि हाफ लाइफ का जो फार्मूला है वो क्या होता है 1/, ये आप फार्मूला आपकी बुक में दिया है, एक तरह से खुद से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो खैर कितनी हाफ लाइफ उस पर 1 घंटे में गुजरी हैं, तो वो 1/8 रिमेनिंग था। तो हम जब इसको इक्वल रखेंगे इसके, तो n⁻³ आ जाएगा, यानी कि 3 हाफ लाइफ्स उस पर गुजरी हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स 3 आ गई। 1 घंटे में अगर 3 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं तो एक हाफ लाइफ कितनी देर की रही होगी 20 मिनट्स की, ठीक है। तो हमारे पास बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम
239 इज़, तो यूरेनियम 239 डेटा बेस क्वेश्चन था, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है हमारे पास? 23.5 मिनट्स होती है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाइफ लाइफ्स इज़ अप्रोक्सीमेटली, तो 5 हाइफ लाइफ्स के बाद कितना मटेरियल रिमेन कर जाएगा? तो हमें रिमेनिंग का फार्मूला पता है, वो क्या होता है? 1/2 तो वो हमारे पास 5 है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 1/32। तो अब 32% में कितना बनता है? तो हम सिंपली इस फ्रैक्शन को पॉइंट्स में कर लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फ्रैक्शन को पॉइंट्स में करने के लिए नहीं कट रहा, पॉइंट लगा 0, अभी भी नहीं हो रहा, एक और 0 लगाया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। यहीं पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि सारे सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब सिंपली अगर हम 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाता, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज़, तो डिके कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डिके कांस्टेंट जो होता है उसे हम लैम्डा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्स ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम का पर डे भी हो सकता है, ऐसे यूनिट तो सेकंड है टाइम का, तो ये पर सेकंड होगा, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो कोबाल्ट 60 किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है? कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। द एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव कैन कॉज डैमेज टू, तो बेसिकली किस चीज़ को डैमेज करता है एक्सेसिव एक्सपोजर टू द रेडियो एक्टिव? बेसिकली वो सेल्स को डैमेज करता है, और जो हमारे पास लिविंग टिश्यूज़ हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो सेल्स अगर इफेक्ट होंगे तो टिश्यूज़ इफेक्ट होंगे, और टिश्यूज़ इफेक्ट होंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होंगे, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। द रेडियो एक्टिव डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरी ड्यू टू डैश इन दिस सेल, तो बेसिकली सेल में ऐसा क्या होता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से कि जो डैमेज होते हैं तो बेसिकली वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। द एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक इफेक्ट्स आर, तो एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक इफेक्ट्स बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में से ना जो एंड पे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ना उससे वो आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। और वो मेजोरिटी रट्टा बेस्ड हैं, तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं। तो खैर सोमैटिक जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास स्किन बर्न होते हैं, हमारे पास हेयर लॉस भी उसी में आता है, और ड्रॉप इन वाइट ब्लड सेल्स भी उसी में आता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। द जेनेटिक इफेक्ट में बिकम अपेरेंट आफ्टर, तो जेनेटिक इफेक्ट जो है रेडियो एक्टिविटी का वो अपेरेंट लॉन्ग टर्म के बाद आते हैं बेसिकली। एक डॉक्यूमेंट्री थी उसमें वो सोल्जर्स जिन्होंने अमेरिका ने जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसका वो हिस्सा बने थे, ठीक है, तो वो अपने बुढ़ापे में आके जब उन्हें सारों की अपनी स्टोरीज बताई कि इसको कैंसर हुआ है, ये मर गया, ये मर गया, तो उन सबको काफ़ी अरसे के बाद उसके इफ़ेक्ट्स जो है उनकी ज़िंदगी में आए थे। तो रेडियो एक्टिविटी के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में आगे चल के काफ़ी अरसे के बाद, ये नहीं कि फ़ौरन से इफ़ेक्ट हो जाते हो आप रेडियो एक्टिविटी से अगर आप एक्सपोज हो। फॉस्फोरस 32 इज़ यूज फॉर, तो फॉस्फोरस 32 हमारे हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम बेसिकली इसको बोन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी डिस्कशन का अख्ताम होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।